देखिए, बच्चों एवं छात्रों की डिमांड पर मैं कोविड-19 की वजह से बायोलॉजी फ्री क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। बच्चों के विशेष निवेदन एवं उनके पेरेंट्स के निवेदन पर अपने कुछ प्रिय छात्रों के लिए मैं जूम ऐप पर ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। आज आपके सामने सबसे पहले मैं प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर जीवों में प्रजनन पढ़ाऊँगा। मैं बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ कवर करूँगा। क्या बोर्ड पर लिखूँगा भी और कवर भी करूँगा, तो नो प्रॉब्लम एनीबडी टाइप ऑफ बाइलिंगुअल। तो फर्स्ट चैप्टर आपका बायो का ट्वेल्थ बायो फर्स्ट चैप्टर जीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखें आप, जीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो बच्चों, आप लोग ये तो जानते हैं प्रजनन क्रिया क्या होती है। सबसे पहले आप प्रजनन की परिभाषा को पढ़ेंगे। डेफिनेशन जीवों की निरंतरता को बनाए रखने वाली क्रिया प्रजनन कहलाती है। जीवों को वंश बढ़ाने की क्रिया को जीवों के वंश बढ़ाने की क्रिया को प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन कहा जाता है। In this their ability to reproduce on kinds. In their ability to reproduce on their kind are called reproduction. तो बच्चों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया इंग्लिश में कि इसका भी सेंस वही निकल रहा है कि प्रत्येक जीव स्वयं अपनी निरंतरता या अपने वंश बढ़ाए रखता है। उस प्रोसेस को प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये मतलब इसकी क्या हुई, डेफिनेशन हुई। फिर इसके बाद इसकी आती है विशेषताएं। यदि आप चाहें तो इन शॉर्ट यहां जीवों की निरंतरता यानी कि अंग्रेजी में कंटिन्यूटी बढ़ाए रखना क्रिया को क्या कहते हैं परिभाषा में। विशेषताओं का फर्स्ट पॉइंट, विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसके, तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, युग्मक का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये इसका फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सिंपल, इसी लैंग्वेज में
कोई बुक्स नहीं, कहीं कुछ नहीं, 100% ये दावा के मतलब इसी में से एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा और ऐसा कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आएगा बेटा, इसी में से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस केवल ध्यान से सुने, ध्यान दें। सेकंड पॉइंट आता है युग्मक का संलयन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स का फ्यूजन होना, गैमेट्स का निर्माण हो गया, गैमेट्स का फ्यूजन। थर्ड पॉइंट आता है कोशिका का विभाजन संभव होता है। दोस्तों बेटा, तो क्या बताया जा रहा है, इस प्रोसेस के द्वारा एक नई कोशिका का निर्माण भी होता है, इस प्रोसेस के द्वारा एक नई कोशिका का निर्माण भी होता है। ये भी एक इसका स्पेशल कैरेक्टर है। क्या? यह भी इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये ध्यान रखा जाए। थर्ड पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है हाँ विभाजन, यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए, डिवीजन ऑफ सेल। फोर्थ पॉइंट डीएनए द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल या डीएनए डुप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होगा बेटा, कि जब डीएनए जो सेल्स में पाया जाता है तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड या धागा बनता है, डीएनए धागा या स्ट्रैंड जो बनता है वो इसी प्रोसेस यानी प्रजनन या रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही बनता है, एक धागे से दूसरे धागे का बनना। सीधी सीधी दूसरी लैंग्वेज में मैं कह दूं, प्रजनन का मतलब होता है कि एक का दूसरा होना, मतलब एक से दो होना। क्या? एक से दो होना। तो स्वाभाविक है कि जब सेल डिवीजन प्रोसेस होती है, कोशिका विभाजन प्रोसेस होती है, तो उसमें डीएनए द्विगुणन या डीएनए डुप्लीकेशन द्वारा अपने जैसे धागे का नया निर्माण कर लेता है। तो ये भी रिप्रोडक्शन की एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आरएनए प्रोटीन एंड बायोकेमिकल, यानी जैव रसायन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्रोटीन एंड बायोकेमिकल, यानी कि सीधे सीधे आरएनए और प्रोटीन और जैव रसायन का निर्माण भी सेल डिवीजन के दौरान प्रजनन क्रिया के द्वारा ही होता है। क्लियर बेटा? इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई नो डाउट नहीं। ये आपको 5 स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हुए। अब इसके बाद जो आता है ये डस्टर, देखिए ये तो मतलब क्या हुई, डेफिनेशन और स्पेशल कैरेक्टर। अब इसके बाद आते हैं एडवांटेज, लाभ, एडवांटेज। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से लाभ होते हैं वह अपन इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रजाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। क्लियर?
यानी फर्स्ट बेनिफिट्स या एडवांटेज या लाभ क्या हो गया कि किसी भी जीव की जो जाति होती है वह अपने अस्तित्व को समाप्त ना होने दे, जिस कारण से उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है कि आज मर गया तो उसकी संतान है तो वह वंश बढ़ता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सेकेंड पॉइंट जो आता है बेटा वह है प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। नाम से समझ गए होंगे बेटा, प्रतिस्थापन यानी कि एक के समाप्त होने के बाद नए के द्वारा उसका हट गया वो और नया आ गया, तो उसको क्या कह दिया, प्रतिस्थापन। एक के द्वारा दूसरे का आना, एक के द्वारा दूसरे का आना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। क्लियर बेटा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रिप्लेस यानी रिप्लेस किया गया, पुराने को नए के द्वारा रिप्लेस करना, पुराने को नए के द्वारा क्या करना, रिप्लेस करना, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर, इट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, यानी अस्तित्व का मतलब अपने जो जीवन है, इस जीवन पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना, एबल करना कि हम यहाँ हैं। अपना अस्तित्व तभी रहेगा जब अपन यहाँ हैं। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को नई संतान इस प्रोसेस के द्वारा करनी पड़ती है। फर्स्ट। फोर्थ पॉइंट आता है विभिन्नताएं, यानी वेरिएशन। मतलब इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दो टाइप की रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, एक अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसके टॉपिक के आगे ही है। अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशन या विकास नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन के फलस्वरूप इवोल्यूशन प्रोसेस होती है, विकास होता है। और जब विकास होगा कब होगा, जब विभिन्नताएं आएंगी। विभिन्नताएं कब आएंगी, जब दो डिफर एनिमल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपस में मिलेंगे। यानी कि जब दो भिन्न मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो जिसके फलस्वरूप जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है, तो उसमें माँ बाप की तुलना में अंतर आता है। आप और हम लोग देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, हम अपने माँ बाप की संतान है, तो क्या हूबहू वही शक्ल मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है हूबहू वही शक्ल मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो, ये कहा जाता है कि ये उनकी संतान है, लेकिन संतान है, बिल्कुल वही चेहरा वही नहीं होता है। तो सीधे तो ये जो अपने माँ बाप से जो अंतर आया, वही अंतर वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहलाती हैं, वही अंतर वेरिएशन या विभिन्नताएं कहलाती हैं। अब विभिन्नताएं क्या एक ही जनरेशन में होकर रहेंगी? विभिन्नताएं क्या एक ही पीढ़ी में रह जाएंगी? नहीं, ये विभिन्नताएं धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। ये विभिन्नताएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती चली जाती हैं, उसी को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? दूसरा पॉइंट्स आएगा विभिन्नताओं का स्थानांतरण, यानी कि जो जनरेशन, जो वेरिएशंस या जो विभिन्नताएं एक जनरेशन में बनी, अब यदि वो बनी वहीं की वहीं रह गई तो कुछ नहीं होना है। क्या बेटा? कुछ भी नहीं होना है। तो इसके लिए मुख्य रूप से क्या होता है कि एक न्यू स्पीसीज कभी बन सके, विकास हो सके, उसके लिए क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नता हैं,
वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचती चली जाती हैं। इसी को कहा जाता है विभिन्नताओं का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। जैसे ये ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन यानी कि एक न्यू स्पीसीज इन फ्यूचर क्रिएट होनी है लाखों करोड़ों वर्षों बाद, जैसा कि आप और हम लोग हुए। क्लियर? तो ये मुख्य रूप से इसके क्या हुए, एडवांटेज, बेनिफिट्स और लाभ, एडवांटेज, बेनिफिट्स और लाभ हुए। अब इसके बाद आता है, देखिए कितना अच्छा होता है कि सीधे सीधे कहीं कुछ नहीं करें अपन, मतलब यही एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज यानी हानि। अब हानि ना पढ़ते हुए अपन सीधे सीधे यहां इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। चलो, हानि कुछ नहीं है, प्रकार। अभी मैंने जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि दो टाइप्स बताए थे मैंने विद इन फ्यू सेकेंड्स बिफोर, कि फर्स्ट अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड लैंगिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप और हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, ए मीन्स एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट और आ मीन्स अनुपस्थित। आ मीन्स अनुपस्थित, यानी कि सबसे पहले डेफिनेशन, इसकी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले डेफिनेशन या परिभाषा। देखिए सुनिए, तो डेफिनेशन या परिभाषा क्या बताएंगे कि जब इस प्रकार की प्रोसेस जिसमें बिना युग्मक बने कोई एक नए जीव का निर्माण होता है उसको अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। विदाउट गैमेट्स फ्यूजन ए न्यू ऑर्गेनिज्म आर डेवलप कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो सीधे सीधे बताया गया कि यानी कि इस प्रोसेस में जो गैमेट्स या युग्मक होते हैं वो गैमेट्स या युग्मक का आपस में फ्यूजन नहीं होता। सबसे पहले तो बनते ही नहीं हैं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि बनते ही नहीं है, यदि बन भी जाते हैं तो वो फ्यूज नहीं होते हैं। ध्यान क्या देना है कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इन कंडीशन किसी कैटेगरीज, किसी स्पीसीज में बन भी जाए तो फ्यूजन नहीं होगा। तो उस प्रोसेस को अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये तो आपकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या होती है डेफिनेशन। फिर इसकी आती है विशेषताएं। क्या विशेषताएं क्या क्या होती हैं बेटा? देखिए अपन लोग विशेषताएं देखेंगे, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखी ना विशेषता रिप्रोडक्शन की, उसी प्रकार से यहां आप और हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, एक जनकीय, यानी इसको लिख दो बिल्कुल बहुत सिंपल, यूनिपेरेंटल। हो गया क्लियर? एक जनकीय यूनिपेरेंटल इस अलैंगिक जनन का सबसे अच्छा मतलब विशेषता या कैरेक्टर जो है वो यही है कि ये यूनिपेरेंटल होते हैं, इनको किसी दूसरे सेक्स की जरूरत नहीं होती कि मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, इसमें कुछ नहीं, सीधे सीधे एक जनकी होते, यूनिपेरेंटल होते। ये ध्यान रखना बेटा, यहां आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो इसमें ये ध्यान रखना, जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जस्ट बिल्कुल 100% जस्ट अपोजिट कर दोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, और वहां बीच में लाइन खींच दी जाएगी, तो उसके फलस्वरूप वह डिफरेंस हो जाते हैं। हर सेकेंडरी लेवल में, 12th में, किसी भी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, इसमें डिफरेंस बहुत आते हैं, तो ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक जनकी हो गया फर्स्ट, मतलब आपके क्या हुए, स्पेशल कैरेक्टर हुए। क्या हुए? स्पेशल
कैरेक्टर ये लिख दिया गया। देखिए सेकंड पॉइंट आता है युग्मक का निर्माण नहीं। बहुत अच्छा, युग्मक का निर्माण नहीं। अभी मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो वही चीज आ गया कि इंग्लिश में लिख दो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकेंड। थर्ड, कहीं बेटा प्रॉब्लम आया तो पूछ लेना, नो डाउट, नो हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए अपने को, तो ये विशेष ध्यान रखना बेटा। थर्ड पॉइंट होता है आपका सीधे सीधे समसूत्री विभाजन। ये मैं इन शॉर्ट बेटा लिखता हूं, मतलब समझाता डिटेल में, लेकिन इन शॉर्ट लिख देता हूं, जिससे कि आप लोग वीडियो वगैरह बनाना चाहें या मतलब शॉर्ट स्क्रीन वगैरह जो भी एक्सवाइजेड, तो समसूत्री विभाजन यानी कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, इस अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है। ए माइटोसिस डिवीजन और माइटोसिस और मियोसिस 3 डिवीजन आपको 11th में पढ़ाए गए होंगे आपके टीचर के द्वारा। यहां आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है, अर्थात न्यू ऑर्गेनिज्म या नया जंतु बनेगा तो वह ए माइटोसिस और माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही बनता है। तो क्या लिख दिया, समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन। क्लियर बेटा, ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब फोर्थ पॉइंट अपन लेते हैं इसमें, ये चूंकि कायक कोशिका में पाया जाना, वेजिटेटिव चूंकि ये समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है, और समसूत्री माइटोसिस डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कायिक कोशिकाओं में, शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है, या वेजिटेटिव कोशिकाओं में होता है, या सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं पाया जाता ये प्रजनन। तो इस वजह से इस प्रजनन को अपन क्या कह देते हैं, कायिक कोशिकीय प्रजनन भी कह देते हैं, या वेजिटेटिव प्रजनन भी कह देते हैं, और इसमें कायिक कोशिका ही सिर्फ भाग लेती हैं। वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स ही पार्टिसिपेंट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेरी स्पेशल कैरेक्टर, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। फिफ्थ पॉइंट, उत्पन्न संतान जनक के समान। क्या कैरेक्टर आया है, देखिए आपके सामने क्या कैरेक्टर आया है, उत्पन्न संतान जनक के समान। अभी यदि आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था समसूत्री विभाजन, यानी कि सम मतलब समान, किसी में भी जो नई सेल बनेगी डिवीजन के फलस्वरूप, तो जो पहले थी पेरेंटल सेल थी, बिल्कुल वही की वही सेल बनेगी, सम में समान। ऐसे यहां हो गया, तो उसी वजह से उत्पन्न संतान जनक के समान, यानी सिमिलर। क्या, न्यू ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म, न्यू ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म सिमिलर टू पेरेंट्स। लिख दिया बेटा, क्लियर, बोथ लिंगुअल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना। तो लिखा उत्पन्न संतान जनक के समान, न्यू ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म सिमिलर टू पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो संतान उत्पन्न होती है इस प्रजनन क्रिया के द्वारा, यानी अलैंगिक प्रजनन क्रिया के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतान बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होती है। क्यों पेरेंट्स के समान क्यों होती है, क्योंकि वह माइटोसिस डिवीजन
वह माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन के दौरान बनती है। इस वजह से सिमिलर होती है, तो वही लिख दिया गया आपके सामने, उत्पन्न संतान जनक के समान होती है। न्यू ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म सिमिलर टू पेरेंट्स। ये अब देखिए ये कैरेक्टर हुए। हाँ, इसी में एक मैं क्या लिखूं, मैं इसी से रिलेटेड है वो मैं बता देता हूं कि जो पेरेंट्स के समान संतान होगी, जो पैदा हुई ऑफ स्प्रिंग, उसमें कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर परिवर्तन नहीं होता है, आनुवांशिक लक्षण परिवर्तन नहीं होते, वही के वही आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, आनुवांशिक रूप से पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के, मतलब ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स के समान होती है। नई संतान जो बनती है बेटा, नई संतान जो बनती है वह अपने पेरेंट्स के समान आनुवांशिक रूप से होती है। वैसे तो समान होती है, दिखने में समान होती है, लेकिन उसके जो डीएनए आरएनए भी होते हैं, डीएनए और आरएनए भी होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल हूबहू वही के वही होते हैं। तो ये मुख्य रूप से इसके क्या हुई, विशेषता हुई, स्पेशल कैरेक्टर हुए। क्या हुए, स्पेशल कैरेक्टर। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, बीच में लाइन खींच देंगे अपन यहां बेटा, तो वहां क्या बन जाएगा, सीधे सीधे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर आ जाएंगे, लाभ आ जाएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें, और डिफरेंस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा। तो कोई नो डाउट कंडीशन, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आगे चल के, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसा करने पर। अब दूसरा जो आता है वो अपने पास क्या है, इसके देखिए यहां मैंने डेफिनेशन लिखी थी, विशेषता लिखी थी, तो यहां मैं इसी को मिटा देता हूं, तो उसी में से आ जाएगा, ये देख लेंगे अपन, लाभ, अलैंगिक जन्म के लाभ या एडवांटेज। देख लीजिए क्या क्या एडवांटेज होते हैं इसके। सबसे पहले जो लिखा है मैं इसी में से निकालूंगा, मैं बेटा अलग नहीं करता हूं बिल्कुल भी, बिल्कुल आपकी जो स्पेशल कैरेक्टर बताए हैं वो स्पेशल कैरेक्टर में से ही मैं एडवांटेज आपके सामने लेकर आऊंगा, और उसी में से हानियां लेकर आऊंगा यदि उसके नेगेटिव कर दिया जाएगा तो। क्लियर। तो देखिए सुने कि इसमें फर्स्ट एडवांटेज, ये मैं मिटा दूंगा बाद में, लेकिन पहले इसी में से मैंने क्या बोला था, इसी में से ही लेकर आऊंगा, तो मैं इसी से ही लेकर आ रहा हूं। देखिए सुनिए, फर्स्ट के एक जनकी यूनिपेरेंटल होता है। ये क्या हुआ, इसको बहुत बड़ा लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे जनक की आवश्यकता ही नहीं है संतान पैदा करने के लिए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया, हुआ ना। दूसरा, युग्मक का सीधे सीधे मुख्य रूप से सेकंड पॉइंट है, युग्मक का निर्माण नहीं, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होना है, तो फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। गैमेट्स का जब फ्यूजन फॉर्मेशन नहीं होना है तो फ्यूजन की किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एक जंतु, जो एक जीव होता है, वो बहुत सारी संतान पैदा कर सकता है। इस प्रजनन की स्पेशल कैरेक्टर है बेटा, ये बात मान के चल लेना अपना, कि एक जो संतान होती है वह बहुत सारे जीवों को पैदा कर सकती है इसके द्वारा। ये एक बहुत बड़ा लाभ है, जो इसमें नहीं लिखा है वो अपन लिख देते हैं। क्या बेटा, जो नहीं लिखा है वो अपन लिख देते हैं कि एक जंतु बहुत संतान पैदा कर सकता है, यानी कि सीधे सीधे क्या बताया जाता है, वन पेरेंट्स यानी एक जीव, यानी एक एनिमल प्रोड्यूस आर मोर टू मोर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी संतानों को पैदा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट मुख्य रूप से बताया जाता है आपका, ये असूत्री या समसूत्री, यानी कि सीधे सीधे कह दिया गया, अभी मैंने कहा भी था बेटा आप लोगों से, एमाइटोसिस ऑब्लिक माइटोसिस डिवीजन, यानी कि इसमें माइटोसिस या एमाइटोसिस डिवीजन पाया जाता है। इस वजह से इसमें समानता बनी रहती है, यह अपने मूल लक्षणों को नहीं खोता है, यह मूल लक्षणों को नहीं खोता है, जो इसके लक्षण होते हैं वही लक्षण इसमें अगली जनरेशन में पहुंचते हैं। तो ये भी बेटा इसका क्या है, एक लाभ है, एडवांटेज है,
कि जैसे कोई खोजा तो पहचान लो, मेरी जैसा फोटो है नहीं तो मेरा दिखा दो तो पहचान में आ गया। अब इसकी क्या आती है बेटा, हानियां। तो देखिए लाभ के बाद अपना क्या आता है, हानि, डिसएडवांटेज, हानि। तो देखें सबसे पहले हानि देखते हैं अपन बेटा। फर्स्ट पॉइंट हानि इसकी क्या हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट देखें, विकास नहीं, नो इवोल्यूशन फाउंड। क्लियर लिख दिया, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ग्रामेटिकल वगैरह नहीं, मतलब इन शॉर्ट, जिससे आप नोट्स में तो सारी चीजें लिखी रहती हैं, वो तो वहां याद करना, मैं समझाने के दृष्टिकोण से लिख रहा हूं कि आप फोटो वगैरह खींच सके इस वजह से। अदरवाइज विकास नहीं। अब विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन पाया जा रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और यदि होता भी तो फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो दो न्यू डिफर कैरेक्टर आपस में फ्यूज नहीं हो रहे हैं, इस कारण से इवोल्यूशन या विकास की संभावना नहीं होती है, वेरिएशंस नहीं होंगे तो विकास नहीं होगा। तो इस वजह से लिख दिया विकास नहीं होता, मतलब बहुत बड़ी हानि है। देख लीजिए, यदि अमीबा आज से देख लीजिए, बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया, बैक्टीरिया की रंग रूप वही का वही है आज तक, क्यों, क्योंकि यही डिवीजन पाया जाता है। कौन सा डिवीजन पाया जाता है, माइटोसिस, यानी रिप्रोडक्शन कौन सा पाया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप उसके बाद अमीबा आए, प्रोटोजोअन्स एनिमल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह आए, इनमें भी आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन ना होने का मुख्य कारण केवल यही है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तो माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन कनेक्ट एक दूसरे से, और माइटोसिस डिवीजन होगा तो मुख्य रूप से क्या होगा, समानता बनी रहेगी, और एनिमल अपने बेसिक जो कैरेक्टर है वह मूल कैरेक्टर को नहीं खोएगा। तो ये बहुत बड़ी हानि है। विकास चाहिए तो करना पड़ेगा, जैसे कि सेकंड, तीव्र अनुकूलन नहीं पाया जाता, की क्षमता नहीं, शॉर्ट लिख दिया, नो नो फास्टेस्ट अडेप्टेशन। यदि पूरा लिखना है, नो फास्टेस्ट अडेप्टेशन इन फाउंड, यानी कि मुख्य रूप से इनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित कर सके, इस प्रकार की इनमें क्षमता नहीं पाई जाती। इस वजह से इसको क्या कहा गया, नो अडेप्टेशन इन फाउंड, यानी कि तीव्र अनुकूलन की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है। तो बेटा ये आपके क्या हुए, देखिए आपके मैंने प्रजनन की डेफिनेशन बताई, प्रजनन की विशेषताएं बताई, कैरेक्टर बताए, क्लियर। फिर उनके टाइप्स आए, टाइप्स मैंने आपको दो बताए थे, अलैंगिक, लैंगिक, यानी कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ाया। फिर एसेक्सुअल में मैंने आपको डेफिनेशन बताई, और डेफिनेशन के बाद मैंने आपको क्या, डेफिनेशन के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इनके स्पेशल कैरेक्टर बताए। स्पेशल कैरेक्टर के बाद मुख्य रूप से आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आते हैं इनके टाइप्स, क्या टाइप्स आते हैं, तो देखिए, तो वही टॉपिक चल रहा है अभी, अलैंगिक जनन, ये ध्यान रखना, इस वजह से मैं आगे पीछे कुछ नहीं लिख रहा हूं, टाइप्स। तो इसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये आज आप और हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप्स, विखंडन, एक एक करके लिखता चलूंगा मैं, टाइप उसको डिफाइन करता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा। विखंडन, या अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजन। देखिए ध्यान रखना, फ्यूजन और फ्यूजन अलग होता है। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, विखंडित होना। फ्यूजन का मतलब होता है संयुग्मन। इसको मैं यहाँ वो लिखे देता हूं,
ये क्लियर है, ये संयुग्मित होते हैं इसमें और इसमें डिवाइडेशन होता है, तो ये ध्यान रखना आप। विखंडन, तो विखंडन की डेफिनेशंस में क्या बताया जाता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल माइटोसिस डिवीजन के द्वारा दो या दो से अधिक सेल में डिवाइड होता है, तब उसको फ्यूजन या विखंडन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोअन्स एनिमल यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स। देखिए, तो फिर इसके अपने पास क्या आते हैं, इसके टाइप्स आते हैं। इसके भी टाइप्स हैं बेटा, टाइप्स के अंदर टाइप्स हैं। देखिए, विखंडन, विखंडन के आगे अपन लिख देते हैं द्विविखंडन, ये लिख दिया बेटा द्विविखंडन, और यहां क्या लिख दिया, बहुविखंडन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई जरूरत ही नहीं है किताब देखने की, पूरा का पूरा इसी से याद हो जाएगा। द्वि, इसको बाइनरी फ्यूजन और इसको मल्टी शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन, समझाना शॉर्ट, लिखना समझाना डिटेल में, लिखना शॉर्ट में। देखिए, तो विखंडन की डेफिनेशन तो हो गई। अब द्विविखंडन, जब यानी कि कोई एनिमल या सेल या ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो भागों में डिवाइड हो, दो भागों में बने, एक से दो बने, तब उसको क्या कह दिया, द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। तो देखिए, कोई एक सिंगल सेल्ड है, जस्ट लाइक अमीबा, अमीबा जब ये दो भागों में डिवाइड हो गई, तब इसको अपन ने क्या कह दिया, द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहा। क्या कहा बेटा, बाइनरी फ्यूजन कहा। बहुविखंडन में क्या होता है, जब इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें दो से अधिक सेल बने या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हों, क्या जब दो से अधिक सेल बने या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हों, तब उसको कहा जाता है बहुविखंडन। जैसे मल्टी स्टोरी होती है कि नहीं होती है, उसको कहते हैं मल्टी स्टोरी, बहुमंजिली इमारत, उसको मल्टी स्टोरी कहते हैं। यहां वही हुआ कि दो से अधिक बने यानी बहुत बने, क्या क्या नाम देंगे, 3, 4, 5, 6, तो यहां अपन ने कह दिया बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टी फ्यूजन। क्लियर। तो ये चीज एग्जाम्पल इसमें क्या ले देते हैं बेटा, अमीबा अपन ने यहां लिया था, पैरामीशियम यहां ले दिया था, यूग्लिना यहां ले दे, तो यहां कोई ऐसे अमीबा भी इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझ में आ रहा है ना, अमीबा भी यहां ले सकते हैं यहां, लेकिन चूंकि इसमें आ गया तो बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो इसमें अपन सीधे सीधे ले देते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। कैसे डिवाइडेशन होगा, सबसे पहले विखंडन में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो जिसके फलस्वरूप मोर देन 2 न्यू सेल फॉर्म हो गई, 2 न्यू सेल फॉर्म हो गई। तो दो ये थी, दो से अधिक यहां बनी है, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, मल्टी फ्यूजन या बहुविखंडन। विशेष बात ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्सों में, कि इस विखंडन में या फ्यूजन में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये। अब इसके भी टाइप्स अपन पढ़ेंगे बेटा, इसके भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हटा देते हैं, तो सिर्फ द्विविखंडन के टाइप्स की मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। तो देखें, सबसे पहले सरल, सरल को अंग्रेजी में तो आप सब लोग जानते हैं बेटा, सिंपल। दूसरा लंबवत, लंबवत को भी जानते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल। और थर्ड अनुप्रस्थ, तो ट्रांसवर्स लिख दूं मैं। देखिए, तो फर्स्ट सरल यानी सिंपल, सेकंड लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल, और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। क्लियर।
इसको अपन चाहे तो यहां इर्रेगुलर भी कह सकते हैं, अनियमित। बेटा लिखने की थोड़ी सी कम आदत है, बोलने की ज्यादा मेरी आदत है। तो सरल, इर्रेगुलर, सिंपल और अनियमित, यानी कि इसमें जब डिवीजन होता है तो विशेष ध्यान दें कि ये जैसे अमीबा है, अमीबा में ये डिवीजन पाया जाता है। इसमें कोई सरफेस निर्धारित नहीं होती है कि किस सरफेस से होना है, ये सरफेस कोई निर्धारित नहीं होती है। इस वजह से, और बिल्कुल सरल होता है, तो वो कह दिया सरल, और कोई सरफेस निर्धारित नहीं है, किसी भी स्थान से हो जाए, तो वहां कह दिया उसको इर्रेगुलर या अनियमित। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। क्लियर? चाहे वही न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, चाहे ऐसे हो जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यानी एक सेल से इधर बना दिया मैंने कि 2 सेल बन गए। क्लियर? ये हो गया सरल द्वि। बनेंगे केवल ये, क्योंकि अपने द्विविखंडन के टाइप्स हैं, आप देख रहे हैं ये द्विविखंडन के टाइप्स है, तो बनेंगे 2 ही सेल, लंबवत लॉन्गिट्यूडनल। लंबवत लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है सीधे खड़े में जब सेल कोई डिवाइड हो। क्या? सीधे खड़े में जब कोई सेल डिवाइड होती है तब उसको मुख्य रूप से कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, इसमें जो होते हैं वो इस प्रकार से, सॉरी पैरामीशियम नहीं, यूग्लिना, इसमें ये इस प्रकार से लंबाई में, ये लंबाई में डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप 2 सेल बन जाएंगे। क्या? जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या होगा, 2 यूग्लिना बन गए। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से क्या होता है, लंबाई में जब डिवीजन होता है, डिवीजन विशेष ध्यान रखें, डिवीजन माइटोसिस ही होगा, समसूत्री विभाजन ही होगा, इसमें नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ये आप लोग समझ लें। तो एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, यूग्लिना। फिर आता है अनुप्रस्थ या ट्रांसफर सेक्शन। अनुप्रस्थ या ट्रांसफर सेक्शन में पैरामीशियम या प्लेनेरिया, पैरामीशियम या प्लेनेरिया, आपकी बुक्स में जो भी दिया हो एग्जाम्पल में, वो इसको मान के चलें। इसमें क्या होगा, प्लेनेरिया जो एनिमल होता है वो इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये डिवीजन हुआ, तो इसका प्रत्येक भाग एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो इस वजह से मुख्य रूप से ये डिवाइड हो गया, एक नया बन गया, तो इसको क्या कह दिया, अनुप्रस्थ। यानी कि जब इस प्रकार से डिवीजन होता है, जब अपने पास घर में गेस्ट आते हैं, बेटा देखा होगा, तो मम्मी या सिस्टर वगैरह क्या करते हैं कि गोल गोल प्याज या आलू मतलब टमाटर काटते हैं, तो बिल्कुल वो जो डिवीजन होता है ये ट्रांसफर सेक्शन है। और जब गुस्से में प्याज काटा जाता है या टमाटर काटा जाता है, खड़े में काट देते, जल्दी जल्दी काट दिया और दे दिया। लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो गोलाई में बड़े प्रेम से काटते, तो वो चीज जो है वो अनुप्रस्थ डिवीजन है। तो ये बेटा क्या हुआ आपका, द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन। क्या? तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था टाइप्स में, अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट जो टाइप था वो क्या था, द्विविखंडन या फ्यूजन। तो ये हुआ। अब सेकंड टाइप्स देखिए, सेकंड नंबर प्लाज्मोटोमी। बेटा कहीं अपने नोट्स वो करते रहना, लिखते चलना, कहीं ना कहीं मतलब इनको, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला होगा, उस पर पूछते रहना आप लोग। प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी में डिवीजन या विभाजन होता है, लेकिन विशेष बात यह है कि वहां मैंने बताया था यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड। यहां आपका है कि ऐसे प्रोटोजोअन्स जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उनमें प्लाज्मोटोमी प्रोसेस पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओपेलाइना और पॉलीमिक्सा। क्या? फॉर एग्जाम्पल ओपेलाइना और पॉलीमिक्सा, इनमें मुख्य रूप से ये प्रोसेस आती है। इनमें क्या होता है कि ये जो एनिमल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी बहुकेंद्रकीय होते हैं। तो किस प्रकार से ये होता है बहुकेंद्रकीय, जैसे 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, मैं 3 के रूप में बता देता हूं या 4 के रूप में देख लो बेटा।
कि 4 के रूप में बता दिया, यानी बहुत केंद्र के हो गए, एक केंद्रक से अधिक पाया जाना बहुकेंद्र की कहलाती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसमें मैंने आपको विखंडन में बताया था, फ्यूजन में बताया था कि वहां सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्लियर? ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां मैं बोल रहा हूं प्लाज्मोटॉमी में, क्या यहां जो मैं बोल रहा हूं प्लाज्मोटॉमी में सबसे पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, देन न्यूक्लियस डिवाइड होकर अपने पूर्व की संख्या प्राप्त कर लेता है, देन न्यूक्लियस डिवाइड होकर अपने पूर्व की संख्या प्राप्त कर लेता है। उसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोटॉमी कहा जाता है। तो देखिए ये साइटोप्लाज्म है बेटा। क्लियर? क्लियर होता जा रहा है, पूछते चलना बेटा। तो ये जैसे सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर रहे हैं, तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, बिल्कुल सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर दिया, यानी कि यहां से 4 बता देते, क्योंकि 4 बताए तो ये बन गए, ये एक एक डिवीजन के बाद। लेकिन अब यह जो न्यूक्लियस है, यह जो न्यूक्लियस है अब डिवाइड होगा। अब ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, अब न्यूक्लियस का, तो जिसके फलस्वरूप वह अपने पूर्व की 4 न्यूक्लियोटाइड वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है, 4 न्यूक्लियस वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? इस प्रोसेस को सीधे सीधे प्लाज्मोटॉमी के नाम से जाना गया। अब आता है थर्ड पॉइंट डिवीजन का। देखिए थर्ड पॉइंट, मुकुलन या कलिकायन, मुकुलन या कलिकायन, ये मतलब आपका हुआ, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बडिंग। देखिए बाइलिंगुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा, नोट्स आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा, प्लेनेरिया, हाइड्रा ले लें, मुकुलन, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह, हाइड्रा, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह में ये प्रोसेस पाई जाती है। ध्यान दें कि यूनिसेलुलर जो एनिमल होते हैं उनमें भी ये प्रोसेस पाई जाती है, यानी एक कोश की जंतु होते हैं उनमें भी प्रोसेस ये पाई जाती है, और बहुकोश की जंतु भी होते हैं उनमें भी। जैसे एक कोश की जंतु जैसे बैक्टीरिया या जीवाणु, बहुकोश की जंतु जैसे कि हाइड्रा में भी ये प्रोसेस मुख्य रूप से पाई जाती है। ये मैंने अपन ने हाइड्रा बना दिया। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसकी बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलेगी, यानी बाह्य वृद्धि निकलेगी, आउटग्रोथ यानी बाह्य वृद्धि निकलेगी। ये जो बाह्य वृद्धि धीरे धीरे इससे अटैच बनी रहेगी जब तक कि यह डेवलप ना हो जाए। और डेवलप कब होगी? जब ये आउटग्रोथ इससे लगी रहेगी और भोजन इससे प्राप्त करती रहेगी, तो धीरे धीरे ये मुख्य रूप से बड़ी हो जाती है। जैसे ये डेवलप हो जाती है तो यह अपने पेरेंटल बॉडी से अलग होकर, यह अपने पितृत्व शरीर से अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो चूंकि ये प्रोसेस बड के द्वारा हुई, इस वजह से इसको बडिंग कहा गया, या इसको हिंदी में कह देते हैं मुकुल। इसको क्या कहा गया? बड, और हिंदी में मुकुल। तो इस वजह से कह दिया बडिंग या मुकुलन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट मतलब डिवीजन जो आता है वो कौन सा है? खंडी भवन। पुनरुद्ध एक जैसा है, तो मैं अटैच किए देता हूं। खंडी भवन यानी कि किसी एनिमल के खंड हो जाना, खंडी भवन कहलाता है। एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा पुनरुद्ध भवन में, कि कोई जो एनिमल होता है वह एनिमल के कितने भी पीस कर दिए जाए, कितने भी भाग हो जाए, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, तो वह उसका प्रत्येक एक भाग पुनः एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस वजह से इसको पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन। ये लोअर कैटेगरी के एनिमल में ये जो प्रोसेस होती है, निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें तो यह प्रजनन का कार्य करती है, लेकिन हायर कैटेगरी के एनिमल जैसे आप और हम लोग होते हैं, तो यहाँ यह रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन की जो प्रोसेस होती है वो मूल रूप से
रिपेयरिंग का कार्य करती है, मरम्मत का कार्य करती है। जैसे कोई चोट लग जाती है तो वह स्थान भर जाता है, वह क्या हुआ, रिपेयरिंग हुआ। क्या हुआ, रिपेयरिंग हुआ। इंटरनल ऑर्गन जैसे लिवर है, अपन एल्कोहल वगैरह कोई ज़्यादा लेता है तो उसके फलस्वरूप उनकी सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, तो वो सेल बनती रहती है। लेकिन जो एक हैबिचुअल हो जाते हैं तो वह उनकी सेल हमेशा के लिए नष्ट होती है, फिर रिपेयरिंग नहीं हो पाती। तो ये हायर कैटेगरी के एनिमल में रिपेयरिंग का कार्य करता है, लेकिन नॉर्मल जो लोअर कैटेगरीज के जो एनिमल्स हैं उनमें यह मुख्य रूप से काय का कार्य करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने का कार्य करता है। तो ये आपका प्रजनन का दोनों टाइप्स जो मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बताए थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो ये सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो एसेक्सुअल टाइप्स होता है बेटा। और जो नया जो टॉपिक आएगा, मतलब नए टॉपिक से मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आएगा वो आपके नेक्स्ट पार्ट 2 में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा बेटा। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। कोविड-19 की प्रक्रिया के गवर्नमेंट के आदेश के तहत सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए आप लोग घर में ही सुरक्षित रहें और इन वीडियो का लगातार लाभ लेते रहें। ओके बाय।